मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के तहत राज्य की 35 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। निर्वाचन आयोग ने हालांकि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण फैलने की चिंता लगातार बनी हुई है। राज्य में बुधवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 17,207 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 77 और लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। इसी चरण में 84 लाख से अधिक मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। शुरुआत के चरणों में हुई हिंसा, खासकर चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में 5 लोगों की मौत के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की कम से कम 641 कंपनियों की तैनाती की गई है और 224 कंपनियां सिर्फ ये बीरभूम जिले में तैनात की गई है। और आपको बता दें कि इस चरण में मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 विधानसभा सीट शामिल है। देर शाम बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल जारी होगा और जबकि नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। सभी निगाहें टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल पर है, जो निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी में है। वहीं कोलकाता के महाजाति सदन इलाके में बम फेंके गए हैं और खबर सामने ये आ रही है कि इसी दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। और उधर टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने ये एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी चरण में 84 लाख वोटर हैं और जिसमें करीब 80% यानी कि 68 लाख लोग वोट करेंगे। इस फेज को चुनाव को संपन्न कराने के लिए 11,800 बूथ पर 3 लाख से अधिक स्टाफ लगे हैं, यानी कि चुनाव आयोग ने 71 लाख लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। शनिवार को काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सभी विधायकों और काउंटिंग एजेंट के साथ मीटिंग करेंगी और ममता बनर्जी अपने कालीघाट वाले घर से वर्चुअल मीटिंग करेगी और वोटिंग के दिन ही रणनीति बताएगी। पश्चिम बंगाल में अभी जैसे टेस्ट पॉजिटिविटी 33% पहुंच चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल ये तो सेकेंड ईयर चल रहा है कोविड का। 2020 में ठीक है हम सब अनप्रिपेयर्ड था, मगर 2021 में अभी तो राज्य सरकार को प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जहां बेड का संख्या एक साल जब अक्टूबर था तब बेड का संख्या था 13,500 पश्चिम बंगाल में, मगर ये राज्य सरकार जिसके कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, केंद्रीय सरकार डिफरेंट एडवाइजरी दे सकते हैं, मगर ये इम्प्लीमेंटेशन करना स्टेट का काम है। स्टेट का जो हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तो केंद्र का कोई मीटिंग पे जाते भी नहीं है, तो वो जो करते हैं कि अभी देखिए अभी बेड का संख्या भी कम हो चुका है। जब अभी कोविड केसेस ऑलमोस्ट 16,000 हो चुका है, मतलब केस जब 4,000 था 13,500 आपका बेड था, केस जब 16,000 मगर बेड का संख्या कम हो गया, तो इससे एक क्राइसिस होता है। और पश्चिम बंगाल में जब आपको पता होगा कि एचडीयू का बेड्स होता है जहां ऑक्सीजन सप्लाई रहता है, वो संख्या लगभग 7,000 है, मगर सिर्फ 1800 के आसपास कुछ बेड्स है जो कोविड पेशेंट के लिए अवेलेबल हो रहा है। अगर वो संख्या हम लोग 3,000 4,000, अभी तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है ना, तो अभी अगर 3,000 4,000 का बेड संख्या हम लोग बड़ा कर सकते हैं, तो आई थिंक कोविड को मुकाबला, जैसे कोविड का जो एडमिशन लेके किसी को हैरानी होना या फिर ऑक्सीजन का क्राइसिस होने का संभावना तो रहेगा नहीं ना। पश्चिम बंगाल जैसे महाराष्ट्र में केसेस संख्या बहुत ज्यादा है, अब केरला में भी बहुत संख्या ज्यादा है, मगर पश्चिम बंगाल के उनके मुताबिक तो कम है, मगर बेड का संख्या अगर हम लोग बढ़ा सकते हैं तो आई थिंक वी विल बी एबल टू एड्रेस द सिचुएशन। अभी लोगों के मन के अंदर कोई पैनिक करवाना कोई सरकार का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई उचित काम नहीं है। आखिर लोगों को सचेतन करना स्टेट गवर्नमेंट का उचित काम है, लोगों के पास रहना इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू ब्लेम गेम एंड एक्सक्यूजेस। अभी लोगों का जो जेन्युइन कंसर्न है, जैसे बेड्स, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी,
फिर डिफरेंट जो मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर, टोक्लिजुमेब जो पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक प्रॉपर पॉलिसी पेपर है नहीं कि क्योंकि कैसे ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स को हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये सब देखना है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट, सिंस हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वेस्ट बंगाल हेल्थ मिनिस्टर एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट कांट जस्ट एस्केप और इवेट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स। तो उन लोगों को ऐसे कोई इरेस्पॉन्सिबल मंतव्य करना भी सही नहीं है। इससे बेटर है कि वो लोग एक्चुअल काम करें। लोग यही चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैक्सीनेशन के एक सचेतनता होता है, ये एवरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लोगों के अंदर कि आपको वैक्सीनेशन करना कितना जरूरी है। मगर वेस्ट बंगाल का हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो कोई अवेयरनेस नहीं किया कि वैक्सीन जब पश्चिम बंगाल पे अभी भी लगभग 10 लाख डोजेस का मौजूद है और ये पूरा फ्री में मिला है। सेंट्रल केंद्र सरकार से पूरा फ्री में स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। लोगों को मिलना चाहिए ये डोज, मगर लोगों के अंदर तो ये वैक्सीन क्यों जरूरी है, ये बात जो लोगों तक पहुंचाना ये तो कर्तव्य है राज्य सरकार का। अगर राज्य सरकार ये काम नहीं कर रहा है, वो होल पेज फुल पेज कलर एड करते हैं, ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी बनाते हैं, अपने एड्स के लिए बहुत सारे खर्चा करते हैं, मगर वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है ये लोगों के अंदर जो लोग, और वैक्सीनेशन इज सेफ ऑल्सो, वैक्सीन रिलेटेड जो सेफ्टी है ये सब बात तो लोगों तक पहुंचाना है। मगर राज्य सरकार ये काम नहीं किया। अभी भी टाइम है, अभी भी राज्य सरकार को पॉलिटिक्स छोड़ के एक्चुअल लोगों के हित के लिए काम करना है और सबको वैक्सीनेशन करने के लिए भी एनकरेज करना है। वैक्सीन क्राइसिस कोई है नहीं। वैक्सीनेशन ऑब्वियसली एक जैसे शुरू हुआ, अभी इंडिया में लगभग 14.5 करोड़ वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल पे भी हम लोग कैसे वैक्सीनेशन रेट बढ़ा सकते हैं, जो भी अभी डोज मौजूद है वो डोज कितना बढ़ा सकते हैं, ये सब सोचना है। ये राज्य सरकार को तो अभी सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं, सुबह से तो वोट चल रहा है। मैं तो घर में था, यहाँ पे फर्स्ट वोट देने के लिए आया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था। कुछ पोलिंग स्टेशन में ऐसे है, कुछ पोलिंग स्टाफ लोग कॉन्विक्टेड है, माने ये हुआ है, तृणमूल के साथ लगा हुआ है। कुछ पोलिंग स्टेशन में हम लोग का पोलिंग एजेंट के घुसने नहीं दे रहा है। तृणमूल लोग को ये रुकता है, कहाँ पे पोलिंग स्टाफ लोग ऐसे करता है, तो वो अच्छा नहीं है। हम लोग इलेक्शन कमीशन में ऑब्जर्व किया, मैं अपने से कंप्लेन किया। आदमी तो मालदा विधानसभा का आदमी 100% बीजेपी के चुनाव में जिताएगा। तो हम लोग को ये बोल रहा है, हम लोग की बात वोटर लोग सुनता है, तो आशीर्वाद करेगा। मैं यहाँ से बहुत वोट से जीतूंगा, मेरा आशीर्वाद है आम जनता का, बीजेपी को सब वोट देगा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 और आखिरी चरण का मतदान जारी है। 8वें फेज की 35 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से। और आपको बता दें, इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट कीजिए और प्रोटोकॉल जो कोरोना गाइडलाइंस दी हुई है उन गाइडलाइंस का भी पालन कीजिए। आखिरी दौर की वोटिंग के बीच हिंसा भी देखने को मिली है। आपको बता दें, कोलकाता के महाजाति सदन में ये बम फेंके गए हैं। कार से फेंका गया है बम और इसी दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। बम फेंकने की घटना की चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने इसी दौरान वोट डाला है। आपको बता दें कि तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के तहत राज्य की 35 सीटों पर सुबह से मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, लाइनें देखने को मिल रही हैं। निर्वाचन आयोग ने हालांकि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण फैलने की चिंता लगातार बनी हुई है। राज्य में बुधवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, यानी कि 17,207 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के कारण 77 लोगों की जान भी चली गई है। इस चरण में 84 लाख से अधिक मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। शुरुआत के चरणों में हुई हिंसा खासकर चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में 5 लोगों की मौत हो गई थी और इसके मद्देनजर ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज 8वें चरण और आखिरी चरण का मतदान है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लेकिन इसी बीच कोलकाता से खबर सामने आई है, जहां महाजाति सदन में बम फेंके गए हैं और कार के दौरान ही ये बम फेंके गए हैं।
तो इस खबर पे हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी नेता, दूसरे हैं राहुल आनंद बीजेपी नेता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल जी, सवाल आपसे करना चाहेंगे, और आज 8वें चरण और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? क्योंकि पहले अगर चुनाव की बात करें कि 7 चरणों में चुनाव है, वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुए। अब 8वें चरण के दौरान ही अब कोलकाता में बम फेंके गए हैं। देखिए करिश्मा जी, इसका उत्तर तो आपने स्वयं ही दे दिया मुझे कि शांतिपूर्ण तरीके से है या नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस विकट परिस्थिति में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां की जनता का नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने सर, वो इसलिए पूछा गया है क्योंकि अपील तो की जाती है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट कीजिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, इसलिए सवाल आपसे पूछा गया है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी दिलेरी दिखाई है और इस संकट में भी नई सरकार चुनने का कार्य किया है। ये बहुत ही बड़ी और एक सराहनीय कदम है। और कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके भी मद्देनजर ये सब प्रोटोकॉल के ध्यान रखते हुए वोटिंग चल रही है। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो वहां की उदंडता है बंगाल की, वो आखिरी चरण में भी देखने को नजर आ रही है। अभी जो बम फेंके गए हैं उससे जरूर कहीं ना कहीं हताशा देने वाली बात है। लेकिन एक अच्छी खबर इसमें यह है कि किसी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। एक बहुत ही अहम बात है। इसलिए जो वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, उस पर भी गर्वान्वित महसूस कराती है। वो समय समय पे अपनी पराक्रम के माध्यम से जो निष्पक्ष चुनाव कराने में अभी वहां एक अहम भूमिका निभा रही है। जी, तो सुमित जी, आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके शांतिपूर्ण तरीके से अपील तो की जाती है कि हर चरण में जो चुनाव हो रहे हैं उसी बीच में शांतिपूर्ण तरीके से भी चुनाव होंगे, लेकिन आपके नजरिए से देखा जाए क्या 7वें चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं? जी करिश्मा जी, बिल्कुल 7वां चरण तक बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ है और ये भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटेगा। मैं खुद ये आपके चैनल के माध्यम से वहां की बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग भी इसको कराए संपन्न चुनाव को। लेकिन कोरोना कोविड महामारी, आपको पता ही होगा, कोलकाता के महाजाति सदन में बम फेंके गए हैं, तो इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना देखने को मिल रही है सर आपकी सरकार करिश्मा जी। करिश्मा जी देखिए, अब आप हमारी सरकार को कोस रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग की गलती है। चुनाव आयोग ही चुनाव करा रहा है। इस समय जो सारे पावर्स हैं वो चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, मैं मानता हूँ सर, चलिए मानते हैं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी आपकी भी होती है सर। नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम जाते हैं ना बीच बीच में सर, आपकी पार्टियां भी ले लेके जाती है जायजा, क्या माहौल बना हुआ है, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है? करिश्मा जी, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी भी है, भारतीय जनता पार्टी वहां पे सभी की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। लेकिन सर सवाल तो ये होता है ना कि जब इसी बीच में जब चुनाव के दौरान इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, तो आप विकास के भी लाखों दावे करते हैं। सिर्फ टीएमसी की बात नहीं करी, तमाम पार्टियों की बात कर रही हूँ, लेकिन चुनाव के दौरान ही वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं और इसी बीच बड़ा हादसा हो जाता है। तो आप जब इसी बीच में अब अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो आम जनता की किस तरीके से रक्षा करेंगे सर? नहीं करिश्मा जी, ऐसा कोई वो नहीं कि जनता की हमने वहां पे रक्षा नहीं करी है। 10 साल बहुत अच्छा शासन चलाया है, पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे इस समय चुनाव लड़ रही है, इसको भी हम लोगों को वहां पे देखना पड़ेगा। चुनाव आयोग एक कठपुतली बन करके भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। चलिए, तो सभी ने देखा है, सारे ही चैनल वालों ने देखा है, इसमें कोई छुपी नहीं है बात। आज चाहे सीआरपीएफ की बात हो, जो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पे जा करके घरों में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को मारा है उन्होंने, ये भी जनता वहां की देख रही है। चलिए, तो सर जनता कुछ भूली नहीं है। पार्टियों में होता है, राजनीति हर जगह देखने को मिलती है। राहुल जी, जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने चुनाव आयोग को और केंद्रीय सुरक्षा बलों को यूज करा है, वो वहां की जनता भली भांति जानती है। इन लोगों ने चुनाव आयोग को और उनको यूज करा, केंद्रीय सुरक्षा बलों को, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। चलिए राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब भी हमारी डिबेट होती है टीएमसी के लोगों के साथ, तो हमारे ये साथी हर वक्त चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। जो उनके स्वास्थ्य, राहुल जी, हमने खड़ा नहीं करा है, मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करा है। देखिए क्या है
कि अगर चुनाव आयोग, मद्रास हाईकोर्ट का भी 2 दिन पहले ही ऑर्डर आया है, की बात हो जाने दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग अगर प्रबंध करता है चुनाव कराने के लिए तो उनके ऊपर ये शंका करते हैं। अगर आप इनसे पूछिए 2 मई को अगर नतीजे इनके फेवर में जाते हैं तो क्या ये चुनाव आयोग के बात को मानेंगे या फिर बीजेपी के पास आते हैं? तब तो ये कंठस्थ हो चुका है कि ये बिल्कुल चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की सेटिंग थी, जो ये कहेंगे पूरे न्यूज चैनल पर बैठकर। लेकिन जो स्वतंत्र संस्था है उसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। जिसके हक में कोई बात नहीं आती वो तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये आप भी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। देखिए, मैं जानता हूं, लेकिन कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो सुरक्षा बलों पे ये आरोप लगाते हैं, जो पुलिस बल पे ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि आरोप सिद्ध है, वहां की जनता के संग में दुर्व्यवहार हुआ है, वो हिंसा कैसे फैल रही है। देखिए, 34 साल जब सीपीआई ने वहां शासन किया था तो उस समय कम से कम 70% के ऊपर वहां पे व्यापारी थे। हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान से बड़ी खबर है, सीएम हाउस पहुंचा कोरोना। और इसी बीच आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, नहीं दिखे कोई भी लक्षण, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो टेस्ट हुआ था उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। तो सीएम की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं दिखे हैं जो वो कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये भी बता दें आपको कि सीएम की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के चलते उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी भी दी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि आज 8वें चरण के चुनाव जारी है और ये अंतिम चरण है। और इसी बीच आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए, सुमित और राहुल। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? था कि जब सीपीआई का दौर था तो वहां पे कम से कम 70% से ऊपर कल कारखाने थे और जब ममता दीदी का दौर आया तो धीरे धीरे वो कल कारखाने खत्म होने लगे और उदंडता वहां की बढ़ने लगी। जिस पश्चिम बंगाल को कभी जाना जाता था एक ऐसे राज्य के रूप में जो सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, वो सभ्यता खत्म हो गई और उदंडता बढ़ गई पिछले 10 सालों में। मैं ये नहीं कहता, आरोप लगाता कि जो स्वतंत्र संस्था है उनकी ये देन है, लेकिन कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर कहीं उनकी संलिप्तता है, कहीं आग लगी है, धुआं उठा है, उसी का ये परिणाम है कि क्योंकि जो जनता है वो इंसाफ खोजती है, वो देखना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर भी बैठा हो तो अगर उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो उसके ऊपर न्याय आनी चाहिए, चाहे वो फैसला किसी भी रूप में हो, उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ये एक अहम बात होती है। और केंद्रीय सरकार अगर है तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी संवैधानिक पद पे रहते हुए सीबीआई ने छापे मारे हैं, उन जगहों पे मारे हैं जहां केंद्र की सरकार रही है और उनके लोगों पे छापे पड़े हैं।
तो आप इससे क्या साबित करना चाहेंगे कि ये उनकी कठपुतली है? ये कहना गलत है। आपको लोकतंत्र में भरोसा रखना होगा, आपको जनता में भरोसा रखना होगा। अगर आपने कार्य किया है, आपने अगर पश्चिम बंगाल को विकास की गति दी है, तो इस पे आपको भरोसा रखना होगा। आप उसको लेकर बीच में रहिए, ना कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाकर रह सकते हैं कि ये इनके आदमी है, ये इनके आदमी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी पुलिस बल कम होती तो आज ये मौका ही नहीं आता। बिल्कुल। अगर उठाकर देखा जाए पिछले 10 साल में, 10 साल की बात छोड़ दो, पिछले 3 साल में जितने राजनीतिक रंजिशें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी को ये डर है कि इनके साथ भाजपा ही लड़ाई के मैदान में खड़ी है और वही एक सरकार बनाने जा रही है जो इनको टक्कर दे रही है, क्योंकि इनके जो खुद के विरोधी थे वो इनके साथ हो गए, और इधर उधर की बातें करने लगे। और एक देखिए, और एक अच्छी बात, जिस तरीके से ये कह रहे हैं राहुल आनंद जी, राहत अच्छी है, वहां पे सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे साहब, आपके पास दूल्हा है नहीं, सरकार बनाएंगे कहां से? आप लोग कहते हैं 200 पार का नारा देते हैं, 145 आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 200 पार का नारा आप लोग देते हैं। एमपी जो आपके चुने हुए एमपी हैं उन्हें आप विधानसभा लड़ाते हैं, कैंडिडेट आपको मिलते नहीं है। आप करते हैं विकास की बात, 7 सालों में आपने कौन सा विकास करा है? आज देश बदहाली की ओर जा रहा है, जीडीपी घटती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, वालों के पास सब्र नाम का चीज नहीं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई रोकने में नाकाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री। और आपने करी थी सीबीआई की बात, आप पूछा है क्या? करिश्मा जी ने आपसे सवाल पूछा है जी सर, करिश्मा जी ने आपसे सवाल पूछा है जिसका आप जवाब दे रहे हैं जी। अननेसेसरी बात कर रहे हैं। मैंने भी खत्म नहीं किया, शुरू हो गए बीच में। सब्र रखिए ना, सब्र का इंतहा, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए ना सर, सब्र रखिए सर। और जो बेचैनी आप बता रहे हैं, 2 मई को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। जनता जनार्दन पे भरोसा रखिए और करिश्मा जी के सवाल का इंतजार कीजिए। जब तक वो ना बोले तब तक आप बीच में अपने सवाल और अपने ही जवाब मत दिया कीजिए। सुमित जी, अब क्या लगता है, बात अगर बात जिस तरीके से चुनाव जारी है और इसी बीच अगर देखना ये होगा कि 2 मई को फैसले आएंगे कि किसके सर पर ये ताज सजेगा, लेकिन बात अगर कोरोना काल को लेकर करे तो साफ जो विकास को लेकर एक तो बात चल रही है, दूसरी तरफ अगर बात ऑक्सीजन को लेकर करे और दवाइयों को लेकर करे, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि सर जनता तो ये भी देखेगी कि हमारी सरकार क्या कर रही है, जो अभी फिलहाल है। आने वाले की तो बात अलग होगी, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जी करिश्मा जी, हम लोग पहले भी केंद्र सरकार को लिख करके पत्र दे चुके हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम, दवाइयों का काम आप तेजी से करिए। फरवरी में दे चुके थे, पर सर केंद्र सरकार को तो फटकार लगाई है, लेकिन राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है, शायद आप वाकिफ होंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, कोविड महामारी में केंद्र और राज्य को दोनों सरकार को सिर्फ काम अकेले करना काम नहीं कर सकती है सर, एकजुट होकर, चाहे वो राज्य सरकार कोई सी किसी भी पार्टी की हो सर, एकजुट होकर इस महामारी से मुक्ति मिल सकती है अगर एक साथ होकर काम करें। जी करिश्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोविड महामारी में अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के, पर केंद्र सरकार बंगाल सरकार को कोई भी सुविधाएं देने में असमर्थ हो रही है। चलिए राहुल जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिल रही, व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, हमारे पास ना ऑक्सीजन है ना वैक्सीन है जितनी मात्रा में उनको चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जो ये पत्र की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमने पत्र लिखा है, ये सार्वजनिक कर, ये केवल कह रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। और केंद्र जो है, ढिलाई क्यों नहीं बढ़ती जा रही है सर? इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है सर? आंकड़ों की लगातार आपको पता है, मौतों का आंकड़ा लगातार इतना बढ़ रहा है, जो एक डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, एम्बुलेंस भी नहीं है सर। एक साथ महाराष्ट्र में आपको शायद पता ही होगा, भीड़ में एक साथ एक एम्बुलेंस में 20, 21, 22 इतने शव जा रहे हैं। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ जी। महामारी के दौर में केंद्र सरकार सारे स्टेट के साथ खड़ी है। आप एक ऐसा स्टेट बताइए जिसके साथ इनका रवैया सौतेला रहा हो। केवल पश्चिम बंगाल के टीएमसी के लोग ही इस बात को बोलते हैं। क्या पश्चिम बंगाल, मैं बता रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र सरकार पे भी आ रहा हूँ, मैं आ जा रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार के अंदर में स्वास्थ्य विभाग आता है, क्या उनके पास एम्बुलेंस नहीं थी? सबसे बड़ी महानगर पालिका उन्हीं के पास है,
उसके बाद भी जो 2200 एक एम्बुलेंस में लेके गए हैं, उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। और जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई की बात है, तो 7500 मैट्रिक टन का ऑक्सीजन प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है और महाराष्ट्र में उपज से ज्यादा खपत है, यही वजह है। और दूसरी एक बात यह है कि जब पिछले साल जब कोरोना का संकट आया था, तो पीएम केयर फंड से उनको पैसे अलॉट किए गए थे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने के लिए, उन्होंने इस पे संज्ञान भी नहीं लिया, ये उनकी चूक है। लेकिन वो अभी वो सब बातें करने का समय नहीं है, अभी समय है इस संकट से बाहर निकलने का। केंद्र ने हर संभव उनको मदद दिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, दवा की सप्लाई हो या अन्य चीजों से संबंधित हो, सारे चीजों को किया गया है। और एक चीज जो मुख्य बात है वो रेखांकित करने वाला स्वास्थ्य विभाग वहां की राज्य सरकार के अधीन आता है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय जरूर है। टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन बढ़ाई जा रही है, इसका यही एक उपाय है कि युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन किया जाए। के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है महाराष्ट्र में भी लगातार, आपको पता ही है कि लगातार वहां पर इजाफा हो रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, और लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली में भी हालात ऐसे ही हैं जो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन एक बार फिर से लग गया है, लेकिन वहां पर वैक्सीन की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो रही है। जब वैक्सीन की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो रही तो वैक्सीन की अभियान किस तरीके से लाया जाएगा? महाराष्ट्र में तो कई जगह पे सेंटर भी बंद हो चुके हैं सर। ये देखिए, नीति आयोग में जो अहम बैठक जो फैसला लिया और की गई थी, और वैक्सीनेशन के लिए आज दिया गया है एक ऐप कोविन में सबको रजिस्टर करने के लिए, तो सारे लोग उसमें रजिस्टर कर रहे हैं। और जो वैक्सीन है वो चरणबद्ध तरीके में सब जगह उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप थोड़ी से आंकड़े पे आएंगे, अगर अमेरिका को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, इंडोनेशिया को ले लीजिए और आप ब्राजील को ले लीजिए, इन सारी देशों में संक्रमण की दरें बहुत थी, लेकिन समय रहते सबने वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पे किया और आज वहां आंकड़े कम आ रहे हैं। यही चीज अपने देश में भी करना है और हर जगह के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया है और प्रोटोकॉल के तहत सब जगह वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। और 18 से ऊपर जो हमारे युवा वर्ग हैं, इनके लिए भी वैक्सीनेशन की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जल्दी ही सरकार इसके ऊपर निष्कर्ष निकालेगी कि कहां कितनी उपलब्धता होने वाली है। जी तो राहुल जी, अब क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अगर 1% अगर आप जीत जाते हैं, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है बंगाल में, तो लोगों का क्या मेन रुख रहने वाला है और क्या ऐसे डिमांड करने वाले हैं आपसे कि वो चाहते हैं कि ऐसा विकास होना चाहिए? क्योंकि लगातार टीएमसी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कोई भी विकास नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो, और फिलहाल जो कोरोना काल है तो उसको लेकर भी लगातार वो आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर। इस वक्त में सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको किस प्रकार के फैसले लेने हैं और कैसे आपकी राज्य की और आपके देश की प्रजा संतुष्ट होगी। यानी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते वक्त आपको सारे लोगों के दोहरी चुनौती आपके बीच में है, केंद्र सरकार के पास दोहरी चुनौती है, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर लगातार कोरोना काल भी है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके चुनाव भी हो रहे हैं, क्योंकि जनता भी लगातार ये कह रही है कोरोना गाइडलाइंस का वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने लग रहे हैं और आम जनता से उम्मीद करते हैं कि घर में रहिए। देखिए करिश्मा जी, आपकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो बंगाल की जो विकास की बात आप कर रही थी, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सीपीआई का जब दौर था वहां पे सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र बंगाल में था, उसके बाद वो खत्म हुआ, उसके बाद ममता दीदी के भी शासन में और खत्म हो गए। लेकिन जो कॉरिडोर जो बनाना है औद्योगिक क्षेत्र को लेकर, वो बीजेपी की सबसे प्रथम प्राथमिकता होगी, इसलिए क्योंकि उससे रोजगार का सृजन होगा और जनता में विश्वास का दौर चलेगा। अगर आप देखेंगे पिछले 7 साल में 2014 से अब तक पूरे देश में आपको 14 एम्स मोदी जी की सरकार में बनाए गए हैं। चलिए राहुल जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।